सोच समझ के बोलना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, और कौन कर सकता है सर? सेक्शन क्या है इसका, हु कैन परफॉर्म द प्रॉमिस का? हाँ क्या इम्प्लाइड क्या? अच्छा स्लाइड ऊपर करने बोले, हमको लगा सेक्शन बता रहे हैं, तो बताएंगे सेक्शन थोड़ा। हु कैन परफॉर्म द प्रॉमिस का सेक्शन क्या है? 40 है 40, ठीक है। जिसमें अगर पर्सनल स्किल है तो कौन परफॉर्म करेगा? प्रॉमिसर हिमसेल्फ। अगर पर्सनल स्किल नहीं है तो कौन परफॉर्म करेगा? एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड पार्टी सेक्शन 40 में नहीं आता, वो 41 में आता है। अगर आप ध्यान से देखो, थर्ड पार्टी सेक्शन 40 में नहीं आता, 41 में आता है, क्योंकि थर्ड है ना, 4 - 1 ही तो 3 होता है। 4 से 0 जाएगा तो 4 ही होता है ना, 4 - 1 तो 3 होता है, तो थर्ड पार्टी नेक्स्ट सेक्शन में आएगा, 41 में आता है वो, 40 में नहीं आता है, याद रखना। क्योंकि इसके ऊपर जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चे गड़बड़ यही करते हैं, सेक्शन 40 कोट करके आ जाते हैं, सबसे बड़ी गलती। नेक्स्ट, state 4 grounds on which the court can dissolve the partnership firm. कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को 4 ग्राउंड में डिसॉल्व करता है। आपके पास ऑप्शन है, 4 छोटे छोटे एकदम उठा के लिख दे, ठीक है। मैं ऐसे बोलता हूं, 2 ऊपर से लिखो, 2 नीचे से लिखो। कौन से 2 ऊपर थे? एक थे इंसेनिटी, दूसरा, अरे इंसेनिटी तो अनसाउंड माइंड ही है, दूसरा परमानेंट इनकैपेसिटी। सर इंसेनिटी का मतलब क्या होता है? दिमागी रूप से बीमार। ये बीमारी कैसी होनी चाहिए? परमानेंट की टेम्पररी? परमानेंट। परमानेंट इलनेस होनी चाहिए, मतलब ऐसा जिसको ठीक नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए सर्दी बुखार है तो 2-3 दिन हटा दो फिर वापस लेके आ जाएंगे, वैसा नहीं, परमानेंट होनी चाहिए। और जो इनकैपेसिटी है उसका मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी होनी चाहिए। मशीन में पैर कट गया, हाथ कट गए, हाथ पैर दोनों कट गए, ऐसा कुछ, मतलब नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। बोलिए। देखो मैम, इन दोनों पॉइंट में ना एक चीज लिखी हुई है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बुक में, वो बोलता है एक्टिव पार्टनर था वो पार्टनरशिप फर्म का, और अब वो डिसेबल हो गया है फ्रॉम परफॉर्मिंग बिजनेस। तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास 4 हैं लोग काम करने वाले फर्म में, जिसमें 3 लोग टाइम पास कर रहे हैं, एक ही आदमी काम कर रहा है, और वही आदमी इनकेपेबल हो गया काम करने। तो क्या लगता है ये पार्टनरशिप फर्म का फ्यूचर कितना इनलाइटेंड है? समझो। अभी देखो सर, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप में से जिनके माता पिता आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे, मतलब अपने माता पिता ऑब्वियसली। उसका मेन पर्पस क्या पता है? आप घर के वो कुल दीपक है, वो ऐसे चिराग है, ठीक है, जिसको घर को रोशन करना है। कितना बोझ है आपके नन्हे नन्हे कंधों पर, है कि नहीं? ये सब कितना मुश्किल होता है, ये सब बोझ को साइड हटा के एनिमल मूवी की टिकट बुक करके जाके देखो। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सर, वरना दिमाग में यही सब चीजें आती रहती हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर ये जो आपकी इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज्यादा है घर में, कि जब भी आप कोई पढ़ाई के लिए पैसे मांगो तुरंत मिल जाते, और किसी चीज के लिए मांगो मना हो जाती, क्योंकि पढ़ाई से ही फ्यूचर बनेगा ना। तो उनको भी ये चीज पता है ना, बनेगा ना। हाँ, हाँ नहीं बोले तुम जोर से। आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, सर कौन सा चीज था? 4 वाले कौन से सेक्शन थे, याद है किसी को? सेक्शन नंबर, कोर्ट का डिसोल्यूशन, हाँ सेक्शन 44, एब्सोल्युटली राइट। सेक्शन 44 contains cases under which, contains cases under which the court can dissolve the partnership firm. The court can dissolve the partnership firm, कि कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। सबसे पहला इंसेनिटी, और सिर्फ पॉइंट नहीं बताना है, 2-3 अक्षर से बारे में लिखना है। वेर एन एक्टिव पार्टनर, वेर एन एक्टिव पार्टनर, एक्टिव होना जरूरी है। वेर एन एक्टिव पार्टनर encounters a permanent mental sickness, encounters a permanent
mental sickness any of the partner other than the insane partner, other than the insane partner और his next friend. ये याद है बुक में ये वर्ड लिखा हुआ है नेक्स्ट फ्रेंड. सर नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब कौन होता क्या होता है आपका मतलब कोई रिश्तेदार होगा या कोई ऐसा आदमी होगा जिसको पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट से रिलेशन होगा. लिटरली डजंट मीन कि आपका दोस्त ही हो. ठीक है. और इज नेक्स्ट फ्रेंड कैन मूव अ मोशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म in the court of law. The court of law. हो गया. इंसेनिटी हो गया पागलपन. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. हाँ वेरी गुड. परमानेंट इनकैपेसिटी. विकलांग. An active partner who is subject to any physical disability permanently rendering him incapable to discharge business obligation. ऑब्लिगेशन का मतलब समझते हैं ड्यूटी. बिजनेस ऑब्लिगेशन can be a ground for dissolution. क्लियर सर. दिखाई दे रहा है. मैं ऊपर कर देता हूं. मेरे को 2 पॉइंट और लिखने हैं. नेक्स्ट पेज लगेगा. लिख लिया 10 वाला एवरीवन. पीछा पार्टी. चलो नेक्स्ट. बाकी 2 पॉइंट. थर्ड वाला ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. अरे ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कौन सा सेक्शन था यार. 29 था. 100% नो डाउट. A partner transferring his interest. Transferring his interest. पता है ये सेक्शन एलएलपी में भी है लेकिन अभी नहीं पढ़ोगे. इंटरमीडिएट में पढ़ोगे. इंटरमीडिएट में एलएलपी जितना आप 10 नंबर का अभी पढ़ रहे हो ना 5 नंबर का. अभी तो 5 नंबर का है. यही एलएलपी न्यू सिलेबस में जो फाउंडेशन वाला बच्चा है उसके लिए और काट दिया और 10 नंबर का कर दिया. मतलब आपके स्टार्टिंग के जो जितने 4 पन्ने हैं ना खाली एलएलपी के एम्प्टिल सेक्शन नंबर नेम का जो 14, 15, 16 है वहीं तक न्यू बुक में है बस. उसके बाद और है ही नहीं. और वो 10 मार्क्स का है. और अभी जो आपने एलएलपी पढ़ा है वो पूरा का पूरा इंटरमीडिएट में 10 नंबर का है 3-4 सेक्शन ऐड करके बस. तो ये जो आज आप 29 पढ़ रहे हो ना इंटरेस्ट वाला ये सेम एलएलपी में सेक्शन नंबर 42 है इंटरमीडिएट. ठीक है. तो अभी अगर अच्छे से कर लिया ना एलएलपी जब वहां पर जाओगे तो हमको जब हम पढ़ाएंगे ना तो 4 जवाब सामने से दे पाओगे कि ये हमने आपसे पढ़ा है पहले से. जो अभी वो बच्चे पढ़ते हैं उनके भी मतलब इतनी बार किए हुए हैं तो वो चीज उनके आराम से हो जाती है. तो एलएलपी जैसा चैप्टर जो 32 पेज का है 2 क्लास में निपट जाता है 90 मिनट की. क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को पता है कि वो है क्या. ठीक है. तो कोई भी चीज को ढंग से सीखने के लिए पढ़ो. अ पार्टनर ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट इन द फर्म without the consent of other partners
other partners can be a valid ground, can be a valid ground for dissolution. Next, point number 4, perpetual losses. परपेचुअल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस लॉसेस. Without a vision of profitability, without a vision of profitability, without a vision of profitability, where the firm does not expect any profits in foreseeable future, any profits in foreseeable future, can result in dissolution of firm. लिखो 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 लिखो. डन. चलो सर, ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन करा लिया यार, बढ़िया से, अच्छा से. नेक्स्ट, व्हाट इज गुडविल. एक बार छोटा सा क्वेश्चन आया था, सेक्शन नंबर 14 में दिया हुआ है. एक बार नकुल सर ने एक बच्चे को इंदौर में पूछा व्हाट इज गुडविल, ठीक है. अब वो बच्चा बोलता है नकुल सर को, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन. वो कोई और नहीं, अर्जवी था, और अब जब पास होकर इंटरमीडिएट में चला गया. लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस बुक में, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन. ठीक है, बच्चा बोलता है एकदम मोहब्बत जैसा है सर, इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन. बात एकदम सही है, बट एक्चुअल में ये सेंटेंस एग्जाम में तो नहीं लिखेंगे. तो व्हाट डज गुडविल मीन? गुडविल मीन्स the reputation of the business which helps the business to attain more than normal profits as compared to other business in the similar line of trade. ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं गुप्ता ब्रदर्स हूँ, मतलब गुप्ता ब्रदर्स वाली दुकान है, और बगल में भी एक मिठाई की दुकान है, गुप्ता ब्रदर्स वाला वो काला वाला गुलाब जामुन 30 रुपए में कैसे बेच रहा, जब बाकी लोग 10 रुपए में बेच रहे हैं. तो और फिर भी 30 वाला प्रोडक्ट ज्यादा कैसे बिक रहा है? तो देखो, मार्केट में बहुत लोग होते हैं जो मतलब जो सस्ता माल बेचते हैं, ठीक है, लेकिन जो जिसका रेप्यूटेशन है, जिसका नाम है, उसका प्रोडक्ट महंगा भी होगा तो भी बिकेगा, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट पर भरोसा है. और वो 2-2.5 हजार वाला माल पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये बेटा काम चला हुआ है, थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा. ठीक है, और या तो बाहर से अच्छा दिख रहा है, अंदर से खोखला है. ठीक है, वो 16-17 हजार वाला प्रोडक्ट लेंगे. ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ठोक बजा कितना भी लो, अंदर में ये प्रोडक्ट में सामान मिलेगा हमको, ये हमको लक्ष्य तक लेके जाएगा. बहुत देर से इसकी बत्ती जली है सर, इतनी देर में ये नहीं समझ पाया, अभी बत्ती जली, कोई दिक्कत नहीं, होता है. आइए, गुडविल. गुडविल डिफाइंड अंडर सेक्शन 14, गुडविल डिफाइंड अंडर सेक्शन 14, under section 14 is the reputation of the business which enables the business to earn supernormal profits as compared to other businesses in the same line of trade, ये हुआ. एक चीज और लिखिएगा, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. गुडविल, ये आपकी बुक की लाइनें लिखा रहा हूं. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट,
is an intangible asset which is sold separately, which can be sold separately from the business, can be sold separately from the business, जो बिजनेस से अलग करके आप बेच सकते हैं गुडविल को। 2 नंबर का आया था डिफाइन करने के लिए एग्जाम में, इतना काफी है। और एक कॉमा देके और लिखे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, तभी तो बेच रहा है। इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। आज हमारे टीचर्स कितना अच्छा काम करें, जितना भी मेहनत करें, अच्छा सा काम करें, अल्टीमेटली इट एड्स टू द रेप्यूटेशन एंड गुडविल ऑफ एन अकेडमी इटसेल्फ, बिकॉज दैट इज द फर्म फॉर हु द पार्टनर्स आर वर्किंग फॉर। हम लोग अपनी जी जान लगा देते हैं एवरी डे। अभी सारे एजुकेटर्स इतनी सारी सिटीज ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से कब से टूर पर निकले हुए हैं, घरों में भी काम चल रहा है, कोई काम हमारे लिए रुकेगा थोड़ी ना, घर पे जो काम है वो तो अपना होता रहेगा। कुछ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कुछ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, बट क्या है, जो भी कर रहे हैं आपका फ्यूचर बनेगा, आपके फ्यूचर से ब्रांड का नाम बनेगा, और ब्रांड का नाम बनाने में हमें खुशी है क्योंकि वो एसेट अल्टीमेटली हमारा भी है, ठीक है। तो दैट इज गुडविल। आई नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस दैट इज सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये ब्रैकेट होना चाहिए सर। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन आ चुका है, 1-2 अटेम्प्ट में नहीं, बहुत बार, ठीक है। कभी केस स्टडी बन के आया, ठीक है, तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आया, लेकिन जब भी आया नंबर काफी लेके आया, और ये हमेशा 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। सबसे बढ़िया बात इसकी है, तो कम लिखने के लिए ज्यादा नंबर इस वाले सेक्शन में मिलते हैं। तो हमको ना 29 पूरा विस्तार से पता होना चाहिए सारी चीजें। जैसे क्या सर, सेक्शन 29 क्या बोलता है कि पार्टनरशिप में आप अपना इंटरेस्ट दूसरे के फेवर में सेल भी कर सकते हैं, मॉर्गेज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी कौन होता है, जो रिसीवर होता है। लॉ में देने वाले का प्रोनाउंसिएशन में हमेशा रर आता है, पेलर, ठीक है, प्रॉनर, प्रॉमिसर, और लेने वाले के हमेशा प्रोनाउंसिएशन में री आता है, प्रोमिसी, ऑफरी, कैंदियुंदिसी, ठीक है। मतलब रिसीवर के केस में हमेशा री आता है लास्ट में, और देने वाले में हमेशा रर आता है। ये हमेशा सेम रहेगा, आगे भी जब आप जाओगे तभी भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है। ट्रांसफरी का क्या राइट होता है सर, ज्यादा कुछ नहीं, खाली प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉपी नहीं कर सकते, मतलब आप हो के भी नहीं है। लेकिन आपके राइट किस दिन पैदा होते हैं, जिस दिन पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, या तो डिसॉल्व होगा, या तो क्या होगा, या तो पार्टनरशिप से वो आदमी रिटायर कर रहा है, उस दिन आप बुक्स भी चेक कर सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, किस पर्पस के लिए, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ योर शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ठीक है। वो बस सेंटेंस का खेला है, कोई बच्चा ऐसा लिख देता है, टू अंडरस्टैंड हिज शेयर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप, वो कोई बच्चा ऐसे लिख देता है, टू डिटरमाइन हिज ओन शेयर, और फिर एक बच्चा बुक की लैंग्वेज में खाली एक शब्द लिख देता है, टू डिटरमाइन हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्क इसी में आधा नंबर इधर उधर हो जाता है, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। वहीं पर वो जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट का दिया है काम आएगा, क्योंकि वो आधा इस तरफ का लिखा हुआ उन्हीं की लैंग्वेज में, जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर में होनी चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। 23 पन्नों में पूरा का पूरा निपटा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9, चलो, क्या जाना आने की बात हो रही है, जल्दी लिखिए। किसी का कुछ जा नहीं रहा है, किसी का कुछ आ नहीं रहा है, बस खाना आएगा और कुछ नहीं। सेक्शन 29 आ गया, बस इसी में तो दिमाग लगा हुआ है तुम्हारा। सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट contains provisions
for the sale, transfer, mortgage, creation of charge, on the interest of the partner in the firm. ये हो गया सेक्शन नंबर 29। ठीक, अभी नहीं, रुको, अभी तो सिर्फ ये बता है। The transfer can occur only with the consent of all partners, only with the consent of all partners, सारे के सारे हाँ बोलेंगे, only with the consent of all partners. The transferee during the continuation of business, point number 1, shall not interfere during the continuation of business, shall not interfere in the conduct of business, obtain copies of books of accounts, मतलब पुतला की तरह बैठा देना है बस books of accounts, but to share only in profits and losses as agreed with the transferor. यहां तक लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे। लिखा? तुम नीचे ही लग के लिख ले। ओ, शेयर लगवा दो वहां, लगवा। हमारा जैसा लोग को वैसे वर्ल्ड कप हारे हम लोग, और कोई बात नहीं। इतना कंफर्ट में तुम खेल रहे थे, वैसे टीम भी खेल रहा था, हार गए। कहना ये चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से वर्ल्ड कप हारे हैं, और कह चुके हैं ये बात। अंपायर खराब था। गजब है। खेल कूद होगा, बोलेगा आईसीआई पेपर ठीक से रिजेक्ट नहीं किया। हाँ, अभी वो आईसीआई के बारे में बोल रहा था, हमको पीछे मत घसीट। But to share only in the profits or losses as agreed with the transferring, provided that on the dissolution of the firm, or on retirement of the transferor, the transferee shall have the right to inspect the books of accounts, to determine his share in the property of the firm. To determine his share in the property of the firm. Done?
चलो नेक्स्ट 10th 9th हुआ, टक 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 टक, देखा 10 हो गया। सही, देखते देखते जिंदगी कट जाएगी। 17 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन टाइम। सर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कितने तरह का पार्टनरशिप होता है? कौन सा? पार्टनरशिप एट पर्पस, पार्टनरशिप एट विल। केजरीवाल ठीक बोल रहा है? नहीं ना? तो कौन सा होता है टाइम के बेसिस पर? एक कौन सा वाला होता है? एक फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। दीदी कितना पार्टनरशिप होता है टाइम के बेसिस पर? दो। कौन सा? एक पर्पस एक विल। तो कौन सा? एक फिक्स पीरियड और एक लिपसिंग कर रही हो तुम। एक फिक्स पीरियड और दूसरा एक पार्टनरशिप फॉर अ विल है और एक दूसरा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। सर विल का सेक्शन दिया है सेक्शन नंबर 7, लेकिन फिक्स पीरियड का कोई सेक्शन नहीं है। टाइम के बेसिस पे पूछ रहा है, दोनों लिखना है। सर पार्टनरशिप एट विल तब होता है जब एक तो उसमें कोई टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है, प्लस दूसरा देर इज नो प्रोविजन इन द फर्म सर डीड टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड एज वेल। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक पार्टनरशिप फर्म तब तक चलेगा जब तक प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये भी विल हो गया। और अगर मैं ऐसा नहीं लिखूं, मेरे को ऐसा प्रोविजन नहीं लिखना है कि पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड इफ वन ऑफ द पार्टनर इज डिसीज्ड, तो भी ये विल नहीं रहा, ये फिक्स्ड हो गया। क्योंकि आपने कंडीशन तो लगा दी कि एक के मरने पर खत्म कर देंगे। विल मतलब जिसमें कोई कंडीशन ना। ठीक है, ये दोनों बातें आपके बुक में .1 और .2 करके लिखी हुई है आईसीआई के मटेरियल में, इसीलिए हम लोग भी लिखे। ठीक है, आइए सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10। पार्टनरशिप एट विल, partnership at will is defined under section 7, find under section 7, means a voluntary association, means a voluntary association which does not contain, which does not contain any provision for a fixed period of time, does not contain any provision for a fixed period of time, or any provision defining, any provision defining a time period of its existence, of its existence. Such a partnership, इसमें एक पॉइंट था यार यूनिक सा, कैन बी डिसॉल्व्ड। क्या था अमित, क्या था? Exactly, by notice of any of the partners, can be dissolved by notice from any of the partners, from any of the partners। मतलब इस तरह का फॉर्मेशन थोड़ा सा वनरेबल है, नहीं ठीक कर सकते हैं बहुत आराम से। डीड में लिख दो कि even if it is a partnership at will, it will only be dissolved with the mutual consent of all partners। डीड में लिख के पार्टनर से एग्री करवा लो, डीड को रजिस्टर करा लो, इट बिकम्स एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये हो गया दोनों पॉइंट, ये हो गया पार्टनरशिप एट विल। दूसरा वाला आएगा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। where the period of partnership, where the period of partnership is fixed by
an event or completion of any adventure or undertaking. Adventure or undertaking. The firm is dissolved. The firm is dissolved automatically on completion of such period. On completion of such period. Where the firm continues beyond. Where the firm continues beyond such period. Beyond such period. It is termed as partnership at will. लिख के खत्म करो. Is termed as partnership at will. Yes. हो गया. Where the firm continues beyond such period, it is termed as partnership at will. मतलब फिक्स्ड को अगर एक समय के बाद आपने कंटिन्यू किया, फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद, तो वो विल हो जाएगा. ठीक है, ये समझ गया था. पता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन ये बोला नहीं, उसको बताया नहीं कि दोस्त को बचा ले. बोला पहले हो जाए, मजा आ जाए थोड़ा, उसके बाद भाई देख के कर दोस्त. उसको समझ में आ गया था एक बार में, चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ गया था मैं. उसने बोला चल मजा आ रहा, थोड़ा आ ही जाए. डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप एंड क्लब. ठीक है, हम आपको नॉर्मली तो हम ही तब से लिखा रहे. अभी हम आपको 2 मिनट स्टार्टिंग का पहले दे रहे हैं. एक पॉइंट खाली लिखिए, 1-2 पॉइंट लिख दीजिए खाली. पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस होता है. क्लब छोड़िए फिलहाल के लिए, पार्टनरशिप और को ओनरशिप 2 पॉइंट लिख दीजिए खाली, देखिए कितना आता. बेसिस के साथ लिखिए. पहला तो मीनिंग ही लिखेंगे आप, ये तो हमको पता ही है ना. और दूसरा म्यूचुअल एजेंसी. चलो लिखो लिखो, लिखना हाथ थोड़ा तो चलाओ. आज आधा क्वेश्चन लिख के गए घर वापस. चलो बढ़िया, खुद से. तुम भी लिख लो, थोड़ा फोन कम इस्तेमाल करो, कुछ काम कर लो थोड़ा. तुम जाना पहचाना लग रहा है थोड़ा. देखे हैं हम तुमको पहले. हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है. इसके दाढ़ी के कट से इसको पहचान लिए हम. लास्ट टाइम भी आया था. खाली इसका दोस्त जो है इसको नहीं देखे हैं पहले. क्या नाम है बेटा तुम्हारा. राहुल. नाम तो सुना ही होगा. लिखो लिखो लिखो, पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस. सबसे पहला मीनिंग, वॉलेंट्री एसोसिएशन. वॉलेंट्री एसोसिएशन
with an objective to carry on business sharing profits and losses therefrom. को-ओनरशिप में क्या होता है सर? को-ओनरशिप में जल्दी को-ओनरशिप में सर, को-ओनरशिप में यूजुअली क्रिएटेड बाय इनहेरिटेंस, पिताजी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बच्चों के नाम करके चले गए, यूजुअली क्रिएटेड बाय इनहेरिटेंस may or may be consisting of a business. सर इसमें बिजनेस हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. नेक्स्ट क्या था सर? म्यूचुअल एजेंसी, सबके लिए एक साथ. म्यूचुअल एजेंसी. पार्टनरशिप, partners are mutually responsible for the act of other partners, mutually responsible for the acts of other partners, तुम मिस्टर दाढ़ी रह कहाँ गया था इतना लेट? हाँ राहुल जी, बाहर तुम ट्रेन वेन से आया क्या? पर ट्रैफिक, तो थैंक यू बताने के लिए, हमको तो पता ही नहीं था ट्रैफिक का मतलब जैम होता है. थैंक यू सर, इतना मेरा एनलाइटनमेंट करने के लिए. बीसीआर सिलेबस में है. हाँ हो गया, डन. नेक्स्ट, इधर को-ओनरशिप में there is no relationship of mutual agency between co-owners. भैया एक दूसरे के लिए लायबल थोड़ी ना, अपने हिस्से के साथ जो मन में आए वो करेंगे. हुआ, डन. नेक्स्ट, फिर एक आता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल. पार्टनरशिप इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड only with consent of all partners. सर वहां पर आप अपना कंसेंट दूसरे के फेवर में इंटरेस्ट तभी ट्रांसफर कर सकते हो ना जब सारे पार्टनर्स का अप्रूवल हो, वरना तो नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर क्या है, अपनी मर्जी से, मेरा हिस्सा है, मैं पार्ट ओनर हूं, मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता हूं, मैं बेच दूंगा. द पार्ट ओनर can freely transfer his interest in the firm. डन. चलो सर, क्लब वाला आपके लिए होमवर्क है छोटा सा.
डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब, बेसिकली बेटा एक आता है, 3 के बीच में कभी नहीं आता, 2 के बीच में आता है, या पार्टनरशिप या को-ओनरशिप या पार्टनरशिप और क्लब। पार्टनरशिप पक्का आएगा, ये याद रखना, ऐसा नहीं आएगा डिफरेंस बिटवीन क्लब एंड ओनरशिप। ठीक है, देखो सर, जो भी डिफरेंस बिटवीन आएगा वो आपकी बुक में दिया हुआ होगा। ये हिंदी की कविता नहीं चल रही है जिसमें आपको खुद लगता है कि कोई दो चीज में अंतर है तो एग्जामिनर पूछ लेगा, नहीं पूछेगा। वही डिफरेंस बिटवीन आएगा जो आपकी किताब में दिया हुआ। जैसे इस बार फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का जो अंतर है वो काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 के बी के लिए, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का। जैसे लास्ट टाइम वॉइड और वॉइडेबल आया था, यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दिस टाइम अराउंड। ठीक है, आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, और कुछ लोगों के दिल के बहुत करीब है। Conclusive evidence of partnership circumstances when the partnership is not considered between 2 or more person। एक ही अटेम्प्ट, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आया, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कभी पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग। एग्जैक्टली, एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ पार्टनरशिप कैसे नहीं बनेगी, रादर देन ये पूछने के लिए कि कैसे बनेगी, क्वेश्चन पूछ रहा है when the partnership is not considered between 2 or more person। ये बताओ, तो ऊपर बोलता है what is the conclusive evidence of partnership? हाँ, deed। सर, the conclusive evidence of partnership is mutual agency। दो लोगों के बीच में हो सकता है अग्रीमेंट हो, दो लोगों के बीच में हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग हो, दो लोग हो साथ में बैठ के धंधा भी कर रहे हो, बट अगर उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, मतलब वन फॉर ऑल। आज ही के लिए आई हो ना दीदी, बैठो बैठो बैठो, कहीं तो जगह मिलेगी, बैठो बैठो, तुम्हारा दिलवा दे। आइए, आशीर्वाद। अरे तुमको ही करेंगे। आइए, कंक्लूसिव एविडेंस लिखिएगा, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी is the conclusive evidence, is the conclusive evidence of creation of partnership, creation of partnership। Mutual agency is the conclusive evidence of creation of partnership। It states that all partners share a principal agent relationship, share a principal agent relationship with the firm where all partners bear complete responsibility, bear complete responsibility for the actions of all the other partners। It is, अब देखो बुक का वर्ड, it is the cardinal principle, it's the cardinal principle for the creation of partnership, the creation of partnership relation। अब इसको बच्चा एग्जाम में कैसे लिख देता है, म्यूचुअल एजेंसी मींस वन फॉर ऑल फॉर वन, ऑल पार्टनर्स आर वर्किंग, all partners are responsible for other partners, it is most important feature of partnership। 6 सिंपल है। एजेंसी की स्पेलिंग में कितने अल्फाबेट है?
6। सेक्शन भी कितना है? खत्म, सिंपल। अरे उन्होंने सोच समझ के रखा है सर, ऐसा फिर सबका क्यों नहीं रखा? कंफ्यूज नहीं हो जाते तुम, है ना? तो सब कुछ उन्होंने सोच समझ के रखा है। भरोसा रखना है इंस्टीट्यूट पर, नहीं रखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। 13 क्या बोलता है क्वेश्चन? देखो इजी क्वेश्चन है कि नहीं बताना मेरे को पहले। अच्छा एक बात बोलो, सेक्शन बताओ सीधे 13 का कौन सा वाला? क्या कहां से आया दीदी आवाज? 30 30 13 13 ई। पीछे पीछे से कुछ आवाज आ जाए जरा सा, हल्का सा। उधर लाल जैकेट क्या? अच्छा वो जो अभी आया था राहुल, नोकीला बियर्ड। तुम बेटा इतने छोटे से तुमको पीछे से दिखाई दे रहा है? आगे आ जाओ तुम, बताओ कौन सा सेक्शन है ये वाला जो पीछे ऐसा सुनहरा सा दिख रहा है? कौन सा क्वेश्चन का सेक्शन है बताओ? What are the rights of the partners with respect to the conduct of business of the firm as prescribed under the Indian Partnership Act 1932? कुछ लोग 13 ही बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं। आंसर तो 12 है, सेक्शन नंबर 12। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो दीदी, पढ़ो पढ़ो। What are the rights of the partners with respect to conduct of business of the firm as prescribed under section of the Indian Partnership Act? राइट पूछ रहा है बिजनेस में पार्टनर्स का क्या है। और 13 क्या था? द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजन था? और 13 ई तो इमरजेंसी का था। वो कहां से घुसेड़ दिया आपने? 13 ई तो इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा था दीदी। सेक्शन 12 है, ठीक है। सबसे अनवांटेड, सबसे ना अनअट्रैक्टिव, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एकदम जनरल पॉइंट है। इसके अलावा एक सेक्शन 9 भी था, याद है? जो एकदम स्टार्टिंग में है, जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद 10 वाला इंडेमनिटी, 11 वाला राइट, 12 वाला ये, ठीक है। 5 पॉइंट है इसमें, जिसमें पहला पॉइंट क्या है? एवरी पार्टनर shall participate in the conduct of business. दूसरा, every partner shall perform his duty diligently for the utmost good faith of the business. तीसरा वाला, all the major partnership decisions shall be taken by consent of all partners and the minor decision making can be done by majority of partners. Point number 4 क्या है? Every partner has the right to inspect the books of accounts of the firm and make copies of it. और पांचवा वाला पॉइंट क्या था? The legal representative shall be provided with adequate records to determine the share of the property of the deceased partner. ये 5 पॉइंट है। इसी एग्जाम के टर्म का क्वेश्चन है जून 23 का। जैसे आप लोग नहीं पहचान पाए ना, वैसे आप जैसे और 60% जनता भी नहीं पहचान पाई इंडिया की कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। कोई 9 लिख के आया, कोई 13 लिख के आया, कोई 21 लिख के आया, जिसका जो मन में आया वो लिख के आया। जिसको कुछ नहीं समझ में आया उसने सबसे बड़ा आंसर लिखा। यही तो खासियत है बेटा बच्चों की। जब आंसर नहीं पता होता तो पेपर ज्यादा भर देते हैं, क्योंकि उनको क्या लगा कि पूरा का पूरा यूनिट 2 पार्टनरशिप का लिखना है इसमें। सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 37 तक सब लिख दिया। और भी कैसे लिखा? हर एक का बुलेट पॉइंट लिख दिया। अब इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर ले कहां से लिखना है। इंस्टीट्यूट ने 0 का रास्ता सिलेक्ट किया, ठीक है। आइए क्वेश्चन 13। अपनी जिंदगी अपने हाथों मत बर्बाद करिए, ऐसे ही होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन द यूजुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इन द यूजुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, the partnership firm shall require the partners of the firm to discharge
the following obligations. क्या है सर ये? पॉइंट नंबर 1, to participate in the conduct of business, to participate in the conduct of business. Next, point number 2, to diligently engage in business of the firm for utmost good faith, decisions involving nature of business or any principal activities shall be handled by consent of all partners, and minority decision making and minor decisions shall be handled by majority. लिख लो, मेरे को 2 पॉइंट और लिखना है, दूसरा साइड लगेगा पेज का, वरना फिर बोलोगे सर ऊपर करो। दीदी हो गया हीरो, लिख रहा है ना? हाँ, अरे लिखो, कितना आलसी हो तुम, सामने बैठ के तुमसे जल्दी नहीं लिखा जा रहा। तुम्हारे लिए ठीक है वो। चलो हो गया, नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या था सर? एग्जैक्टली, पार्टनर्स कैन inspect or make copies of the books of accounts of the firm. Point number 5, any guess? The legal representative of the deceased partner, the legal representative of the deceased partner shall be provided with adequate accounts to determine his share. Adequate accounts to determine the share, to determine his share. हो गया 5 पॉइंट, डन एवरीवन, गुड। लास्ट लाइन लिख ले, एक सेकंड दिखा रहा, यही है ना? डन। स्ट्रेट लाइन में, इधर स्ट्रेट लाइन, ये बगल वाला क्या कर रहा है तुम्हारा? लिख रहा, हाँ
शकल पे दिख जाता है जब कोई नहीं लिख रहा होता, वो ज्यादा सीरियस लगने की कोशिश करता है कि मतलब एकदम मतलब सर वी आर वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन व्हाट यू आर टीचिंग। वो एफर्ट लेता है ना, देखो जो आदमी नहीं कर रहा है कुछ, वो एफर्ट लेता है दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा एक्सपोज हो जाता है। चलो नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग को भी पता है ना, हम लोग भी ऐसे ही करते थे। वी नो लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर ऑन मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, कौन सा सेक्शन है ये? 29, वो तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट था दीदी। 25 से 28 तक, 28, 28 1, 28 2, हाँ 28 या 27, 27 1, 27 2 अपनी बोली को नीचे करते हुए 27 पक्का, 27 सोल्ड, 27 इज द करेक्ट आंसर। मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, 27 इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली प्रोविजन सिर्फ इतना है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम पर कोई पैसा उठाया गया है, चाहे उसको एक पार्टनर मिस अप्रोप्रिएट करे, चाहे उसको ऑल पार्टनर मिस अप्रोप्रिएट करे, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द पार्टनरशिप फर्म की। सेक्शन नंबर 27। और वो जो बच्चा था ना 25 से 28 बोल रहा था, बेटा ये उसी रेंज में आता है, लेकिन ये उस रेंज का आखिरी खिलाड़ी है। 28 से कहानी पलट जाती है। 25 26 27, जिसे 25 बोलता है ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर्स। 26 बोलता है लेकिन जो एक्टिविटी पार्टनरशिप फर्म के अथॉरिटी के अंदर रह के की है उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्टनर नहीं। और 27 एप्लीकेशन मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी की कहानी बताता है कि अगर पैसा उठाया और उठा के कहीं गोबरदान कर दिया है तो उसके लिए पार्टनर नहीं, फर्म ही रिस्पॉन्सिबल है। वेरी गुड। चल अच्छा है, आगे पीछे का इसको याद है, बढ़िया बात। दो ही आवाजें आ रही हैं कि इधर से ये बोल रहा है और एक उधर से वो बिटिया बोल रही है, और इधर से 3-4 जन और बोल रहे हैं। लड़कों ने अपना पूरा साम्राज्य उसके कंधे पर थाम रखा है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव यही है, यही बोलेगा। हम लोग आज मौन व्रत धारण करेंगे, बोलने का राइट हमने इसे दे रखा है, पैसे दिए। सेक्शन 27, where any money or property is a, हाँ हाँ यही यही हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। पीछे नकुल सर बैठे हैं, हेलो करो उनको। नकुल सर भी हेलो कर रहे हैं। वेर एनी मनी, बेटा कहाँ फंस गए थे आप? ऐसा कौन सा ट्रैफिक था जो 9 से 11:30 बजा दिए? मेट्रो बन रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। रास्ता में बना देता है आके ना, जब गाड़ी चल रहा होता है रुकिए मेट्रो बना रहे हैं, 1 सेकंड रुकिए। एकदम बहुत जाम है, हम तो जैसे उड़ के आए हैं। हम वही से, हमारे तो होटल के बाहर ही मेट्रो बना रहा है, एकदम लाइव दिखा रहा है मेट्रो कंस्ट्रक्शन। वेर एनी मनी और प्रॉपर्टी, और होगा, वेर एनी मनी और प्रॉपर्टी is acquired by the firm, क्या हो गया? In the name of the firm, is acquired by the firm in the name of the firm, whether the same is misappropriated, whether the same is misappropriated by any of the partners, by any, आप भी बेटा ट्रैफिक में थे?
जैम में। अब तो मुझे कुछ बच्चे आए बेटा जैम में थे ना, आइए जैम, बैठिए बैठिए। अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो सोच रहे हैं चलो हमारा एक्सक्यूज तो कुछ और था, बट अगर सर ने जैम बोल ही दिया तो यही मान लेते हैं। तुम एक काम कर, बाहर में ही सबसे लिखवा ले ट्रैफिक पे कौन कौन लेट। द सेम इज मिसअप्रोप्रिएट बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स, एनी ऑफ द पार्टनर्स और बाय ऑल ऑफ द पार्टनर्स, और बाय ऑल ऑफ द पार्टनर्स। बच्चे जो लोग अभी अभी आए, हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। कॉपी निकालिए, शुरू हो जाइए। कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स आपको हैंड आउट्स दिए गए हैं बहुत सुंदर से, यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉपीज रखी हुई हैं, आप लोग प्लीज ले लीजिएगा जो लोग लेट से आए हैं। जो भी जिनको भी नहीं मिली वो लोग लेट से आए काफी, उसके बाद 15-20 बच्चे आए हैं, 15 तक तो आए, आप लोग यहाँ से ले लेना। यहाँ पर ये इंसान हाथ उठाओ, इस इंसान के पास एक्स्ट्रा कॉपीज है यहाँ रखी हुई, ठीक है। The same is misappropriated by any of the partners or by all of the partners. The firm shall be responsible for repayment. The firm shall be responsible for repayment. बाकी लोग उन लोगों को समझा दें जो लोग लेट से आए कि कहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गाइड कर। वैसे तो हम कर ही रहे हैं बट फिर भी। ये सेक्शन नंबर 27 के ऊपर एक केस स्टडी आया है। ये जो पोर्शन लिखा है ये आपको लॉ में लिखना है। केस स्टडी कहाँ प्रैक्टिस होगा, रात को 11 बजे जो वाला कर रहे हैं उसमें ये वाला आने वाला, शायद आ भी चुका है, याद नहीं है मेरे को ठीक से, शायद आ चुका है या आएगा। उसमें टोटल में 110 केस स्टडी है। अभी हम लोग कितने पे, 58 पर है, 57 पर, हाँ 57 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मोर देन हाफ वे कवर्ड है अपना, और लगभग पकड़ो 7 दिन 1 हफ्ता के अंदर निपटा देंगे पूरा का पूरा। नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर्स लाइबिलिटी इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये यहीं पर लिख देंगे छोटा करके। सर नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, जो पार्टनरशिप फर्म में सिक मारता है, जो पार्टनरशिप फर्म में नाम के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसने पार्टनरशिप फर्म को अपना नेम लेंड किया होता है, कोई एक्चुअल एसेट एंड लाइबिलिटी लेंड नहीं करता। सिमिलरली सर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कोई प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर नहीं करता। और सबसे अजीब बात जो आईसीआई लिखता है कि बट ही इज लायबल टू द थर्ड पार्टी। बेटा देखो यही मेरा भी क्वेश्चन है आईसीआई से, ठीक है, क्योंकि अगर हमको पता है कि मेरे नाम से कोई पैसा बना सकता है और हम अगर उस नाम का पैसा नहीं ले रहे हैं तो हम क्यूट हैं, बहुत क्यूट हैं, ठीक है। और आगे ऐसे ही दुनिया और क्यूट बनाएगी, सीधी बात बस इतनी सी, ठीक है। फिर ब्यूटीफुल हो जाएगा, लुकिंग लाइक अ वाव, ठीक है। आइए काऊ, वो तो कोई कोई बच्चा का राइटिंग होता है, ठीक है। बच्चा ऐसा आंसर सबमिट करता है, आजकल रोज करते हैं ना लोग चेक करवाने के लिए, कोई कोई बच्चा ऐसा आंसर एकदम लिटरली लगता है इट्स लुकिंग लाइक अ काऊ, इतना गंदा। उसमें क्या करेंगे, एक तो हैंडराइटिंग गंदी, उसके बाद उसमें एडिटिंग भी करेंगे, और वो भी एडिटिंग क्या, अरे भाई इंसानों की तरह एक लाइन से नहीं ऐसे काटेंगे, क्या जरूरत है ये सब करने की। यही सब चक्कर में एग्जामिनर क्या होता है पता है, आपको कभी बोलेगा नहीं कि इसके लिए नंबर काट रहा है, लेकिन इंप्रेशन बहुत खराब पड़ता है। क्योंकि हेल्थ थ्योरी पेपर लिखना है पूरा सजा के, उसमें 4 लाइन लिखोगे 2 लाइन काट दोगे, फिर उसके ऊपर 2 लाइन लिखते हो, ओवर राइटिंग। ये सब दिखाता पता है क्या, ये दिखाता है कंफ्यूजन ऑफ थॉट, कि थॉट प्रोसेस ही क्लियर नहीं है। ये सब बहुत इंपैक्ट करता है, इसलिए पहले दूसरे क्वेश्चन को ना एटलीस्ट थोड़ा उसके साथ ऑपरेशन कम करना है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी द बेस्ट क्वेश्चन दैट यू अटेंड इन द पेपर, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर वो क्वेश्चन नंबर 1 है या नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन 1 करते ही नहीं है पेपर में, छूट जाता है या नहीं करते हैं, या जो मतलब क्या होता है, जो एक तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, कंपलसरी का मतलब ये चॉइस में आप उसको नहीं ले सकते, ठीक है, वो मतलब होता है उसका। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया नहीं तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। कुछ कुछ बेचारे बच्चे ये भी मासूम बच्चे ये सोचते हैं
कि अगर मैंने क्वेश्चन 1 नहीं किया तो मेरा पेपर चेक ही नहीं होगा। ये तो बकवास है बेटा, ये तो बकवास है। एग्जैक्टली बेटा, लेकिन आजकल कैलकुलेटर ले जाओ, वो अभी वो जो सम पूछ लेता है ना, क्वेश्चन नंबर 1A कि कौन सा हिस्सा किसका कितना जाएगा, उसके लिए कैलकुलेटर ले जाओ। तो बोलते हैं ना, पता चला अगर कहीं 2 का फैक्टोरियल पूछ लिया लॉ के पेपर में कि व्हाट इज द लॉ ऑफ फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कैसे डिफाइन होता है, इसका सेक्शन बताइए, तो वहीं पर दिक्कत हो जाएगी। कैलकुलेटर रख लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बेवकूफी तो समझेंगे, तो वो तो दुनिया वाले ऐवे भी समझ रहे हैं आपको, कौन सी बड़ी बात है, सह लेंगे, थोड़ा सहने की तो आदत पड़ी हुई है। आइए चलो, क्वेश्चन नंबर 14 होगा ना ये, 15 नहीं, नॉमिनल पार्टनर वाला 15। ओके, नॉमिनल पार्टनर is a partner who has lent his name, is a partner who has lent his name to the partnership firm, to the partnership firm, who has lent his name to the partnership firm, उसने अपना नाम दे दिया है पार्टनरशिप फंड, but does not share in any profits and losses of the firm, has no real interest in the conduct of its affairs, and the management of its business, However, the nominal partner continues to be responsible. The partner continues to be responsible to the outsiders dealing with the firm. Is it clear? एसी वैसी चल रहा है क्या पीछे, ठंड में एसी? आओ, अच्छा बाकी है, या इंग्लिश, या पीसीआर, हाँ कहाँ से आया भाई? हाँ बिल्कुल करेंगे, नहीं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करें। अब देखो एक चीज समझो, धंधे में जो नुकसान होता है ना, उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। जो थर्ड पार्टी को अगर हमको कुछ चुकाना पड़ रहा है ना, उसको हम लॉस नहीं बोलते, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। आप लोग खुद बोलो, क्रेडिटर जो होता है उसको जो पेमेंट करते हो तो बैलेंस शीट में लिखते हो कि पीएलएल में लिखते हो? बैलेंस शीट में लिखते हो ना, तो वो धंधे का लॉस तो नहीं है, वो तो धंधे की लाइबिलिटी है। थोड़ा सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा इंडेस, है ना, थोड़ा सा इंडेस है कि ऊपर चले गए? अच्छा है। अरे 3-4 लोग सामने क्या बैठ गए, आप तो छुप गए पूरा पीछे। सोए नहीं है, मुंह ऐसे किए हैं, अभी सोए हुए हैं है ना। सर इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है? इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है इशारों में? हाँ
हाँ देखो कितना अच्छा, भीड़ में कितना गजब का बोल रहे थे, अभी एक आदमी को पकड़ के पूछ ले तो फिर मजा आ जाएगा सर। एग्जैक्टली, इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब वो चीज है, ठीक है, जो पार्टनरशिप में हर पार्टनर परफॉर्म कर सकता है, प्रोवाइडेड उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। CUN, कन, वो कॉमन बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, यूजुअल मैनर में होनी चाहिए, एंड इट शुड बी इन द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। का हमारा एक्रोनिम इसके लिए है ना कन, CUN, C फॉर कॉमन बिजनेस ट्रांजैक्शन, U फॉर यूजुअल मैनर, एंड फॉर इन द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग लंच ब्रेक देंगे, उसके बाद नकुल सर शुरू करेंगे मेरा पार्टनरशिप का कार्यक्रम। क्या दे? लंच है, लंच है, लंच है ना? हमने जैसे ही बोला लंच तुम सब उड़ गए। हाँ क्या लंच है? है लंच है। और फिर एक्ट्स विद इन और आउटसाइड इम्प्लाइड अथॉरिटी होता है। विद इन सिर्फ 4 है और आउटसाइड क्या है? IPL वर्ल्ड कप फाइनल इज प्लेड बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर, वो हमारा एक्रोनिम है, उससे पॉइंट्स आज हम लोग को लिखने हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है हमारा, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ भी चुका है, ठीक है। तो व्हाट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद आगे की कहानी, ठीक है। इम्प्लाइड अथॉरिटी refers to all the common business transactions performed in usual manner in the name of the partnership firm, the name of the partnership firm, by any of the partners, by any of the partners, कोई सा भी पार्टनर, ठीक है, वो होती है implied authority. So implied authority refers to all the common business transactions performed in the usual manner in the name of the partnership firm by any of the partners, कोई भी पार्टनर जैसे भी करे, ठीक है। The following activities अब मजा आएगा, are outside the scope of implied authority of the partners. कौन सी है सर? एक एक करके बोलिए, 2 पॉइंट थे ना? हाँ, बाइंग, तो बाइंग मत लिखना, एक्विजिशन लिखो, एक्विजिशन ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी for the firm. यहाँ मस्त हेडफोन लगा होगा कि अंदर घुसा है तो हम लोग की आवाज सुनाई दे रही। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द फर्म। नेक्स्ट दूसरा क्या था? ट्रांसफर और सेल ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो एक पार्टी तो निकल गया पहले, ठीक है। अब क्या क्या? 3 चीजें केस से रिलेटेड थी, ठीक है। एक, आप केस में जाके लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते, दूसरा आप केस में विड्रॉ नहीं कर सकते, और तीसरा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, नो कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट
in any proceedings Point number 4, no compromise or settlement in any proceedings. Next. Exactly. Admission of liability in any suit against the firm. Point number 5, क्या? Withdrawal of any case instituted by the firm. Instituted by the firm मतलब ऐसा हो कि फर्म ने केस किया, आप जाके वहां विड्रॉ कर ले रहे हैं. आप होते कौन है सब करने वाले? पांच हुआ. पांच हुआ था ना. फर्म्स बैंक अकाउंट opened in own name. Next 7, क्या cannot file a case for arbitration, cannot sue a third party for arbitration against the firm in the name of the firm. Arbitration in the name of the firm. Next point number 8 क्या था? हाँ, cannot enter a partnership firm, cannot enter into a partnership on behalf of the partnership firm, cannot enter into a partnership on behalf, not enter into a partnership on behalf of the firm. On behalf of the firm. You cannot enter into a partnership on behalf of the partnership firm. Done? Yes. चलो, last question. भाई सोचो 17 क्वेश्चन लिख लिया. बोल कहां से आवाज आई? हाँ हाँ भाई, ये है ही 19 और 22. एक्चुअली देखो 19 और 22 का क्या मसाला है इसमें. इसमें ये जो कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई, हाँ इधर. इसमें जो कॉमन वाली बात है, ठीक है, और यूजुअल वाली बात है, ये दोनों 19 में लिखी हैं. और वो चीजें होनी चाहिए इन द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये बात 22 में लिखी है. सो इट इज सेक्शन नंबर 19, सेक्शन 19 रेड विथ सेक्शन 22. तो सीधा मुद्दा ही पूछ लेता. सेक्शन 19 रेड विथ. हाँ देखो, जब भी आपको दो सेक्शन का रेफरेंस देना हो ना, ऑलवेज यूज द वर्ड रेड विथ. यू कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स एज वेल, ऐसा जरूरी नहीं है यही. आप ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. सेक्शन 19 गिविंग रिस्पेक्ट टू या विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 22. नॉट विथ स्टैंडिंग तो ओवर रूलिंग हो गया, वो तो ऐसे हो गया. सेक्शन 447 नॉट विथ स्टैंडिंग सेक्शन 447 द एंटायर कंपनीज एक्ट. तो 447 पूरे कंपनीज एक्ट को ओवर रूल करता है एक बार, जो कि फैक्ट है. ठीक है, कहीं भी फ्रॉड हो आ जाएगा. इट इज लाइक अंडरटेकर.
शेयरिंग इन प्रॉफिट्स आर नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस इन क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप। कमेंट। क्या मियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से हम पार्टनर बन जाए? अरे सर ठंडा भी बच्चों को लग रहा है, मर जाएंगे कोई बच्चे। एसी उसी चला रहा है भाई आदमी, देख लो आज ये पीछे वाले बच्चों की कुल्फी बना देगा आज, तो वैसे ही ठंड है। आइए देखो, अब आप कहाँ का एसी चलवा रहे हो? शेयरिंग इन प्रॉफिट्स आर नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस इन क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप। लिखते हैं सर, आओ। अब वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है जगह का कि एक दो बच्चे बच्चों शॉल निकाल लो, आओ। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अरे 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 शहरी दिक्कत होगी, अभी तुम्हारा प्रवचन कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज द essential element for creation of partnership, is an essential element for creation of partnership, but not a conclusive evidence of the same, but not a conclusive evidence of the same. Sharing of profits under the following cases, does not result in creation of the partnership, does not result in creation of the partnership relation, not result in creation of the partnership relation. हुआ? अब सर कौन से वो 4 केसेस थे बताएंगे? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, चिल्ला दो जोर से। बाय लेंडर ऑफ मनी, बाय लेंडर ऑफ मनी engaged और about to engage in business, about to engage in business। तुम बोलो, एक ही तरफ से आवाज आ रही। लौंडे तुम क्या हो गया तुमको? हाँ बोलो। वेरी गुड, चलो 2 लड़के जागे बहुत देर बाद। पेमेंट टू सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, यहां तक लिख लो, फिर नेक्स्ट में चलेंगे। ऑफ द फर्म यहाँ पर नीचे नहीं लिखेंगे। क्या बोला था? अब तुम क्या बोला था? हीरो इससे अलग बोला था, ये वाला बोला था तुम? पेमेंट टू द विडो और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर टपक गया, इसका स्विच ऑफ हो गया। पेमेंट टू विडो, विडो का मतलब समझते हैं? ये सब तो ठीक ही समझ लेंगे। विडो और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विडो और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। लास्ट वाला, by payment made to a partner selling his goodwill to the partners of the business, the partners of the business। और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है इंडियन पार्टनरशिप के मैराथन का, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का था। केस स्टडी वहां से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। आपका पूरा पेपर जो 16 नंबर का पार्टनरशिप आ रहा है
वो इसी में समाप्त हो जाएगा। इवन जो केस स्टडी भी आपकी आएगी वो पार्टनरशिप के एक ही दो हॉट टॉपिक से रिलेटेड होती है, ठीक है। कौन सा वाला? या तो माइनर पकड़ लेंगे, ठीक है, 30, या तो माइनर तो माइनर पकड़ लेंगे 30, ठीक है, या फिर वो घूम घाम के ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लेंगे 29। देखो सर, अगर मैं आपको पूरी बताऊं ना कि केस स्टडी का एरिया कहाँ से है पार्टनरशिप का, तो वो सिर्फ यूनिट नंबर 2 से आती है, और उसके भी सेक्शन की रेंज मैं आपको बता देता हूँ, 29, 30। 29 से जो शुरू होता है और वो कंटिन्यू होती है, उसकी रेंज 37 तक। यही रेंज के अंदर वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, यूनिट 1 से जो केस स्टडी है वो कभी लकड़ बकड़ के एक तो अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना उससे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो केस स्टडी वाला एरिया कहाँ से बनता है? 29 ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, 30 माइनर ट्रांसफर, 31 एडमिशन, 32 रिटायरमेंट, 33 एक्सपल्शन, 34 इंसॉल्वेंसी, 35 डेथ, 36 राइट टू डू कंपीटिंग बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट, 37 जो चॉइस मिलती है डेथ के केस में और इंसॉल्वेंसी के केस में, और 38 कंटिन्यूइंग गारंटी, और यूनिट 2 खत्म हो जाता है, ठीक है। ये पूरा है। और यूनिट 1 के एकदम आखिरी में एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूनिट 1 जहां पर खत्म होता है वहां पर एकदम लास्ट में जाके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल बुक का पढ़ के चले जाना एग्जाम के पहले, हो सकता है कि वो एग्जाम्पल कोई घुमा के वो केस स्टडी बना के पूछ ले। सर एक भी केस स्टडी क्या एग्जाम्पल के बाहर से आता है जीवन में? इस जीवन में तो नहीं, ठीक है, एकदम नहीं। जो भी बुक का एग्जाम्पल है वही आएगा। कभी कभार इंस्टीट्यूट को कुछ कर्तव्य करना होता है तो वो क्या करते हैं, यूनिट नंबर 3 जो है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है, उसमें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद आप देखोगे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लो अगर पार्टनर मर गया और पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, तो और सेम नाम में पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू किया है, तो क्या किसी बाहर वाले को केस कर सकते हैं बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिए? वो केस बुक में ही दिया हुआ है, उसी को उठा के उन्होंने एक बार एग्जाम में पूछा है और 2 बार आरटीपी में। कभी उनका ज्यादा मन होता है तो उसको पूछ लेते हैं, वरना उनका पेटेंट केस स्टडी यूनिट नंबर 2 में सेक्शन नंबर 29 से लेके सेक्शन नंबर 31 तक घूमता रहे, सॉरी 38 तक घूमता रहता। 38 भी हमने शगुन के लिए बोल दिया और 37 में जान दे देते, 8 तक तो पहुंचते नहीं है कंटिन्यूइंग गारंटी। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, 38 नाम के लिए मैंने बोल दिया, 37 पर वो जान दे के खत्म कर देते हैं अपनी पूरी निकाल के। तो ये वाला टॉपिक उतना केस स्टडी के लिए नहीं जितना 1 और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन 1 और 3 सही है, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए ब्रेकफास्ट कल फिर मैं रोज पहले नहीं, 10 तारीख को तो कोशिश करेंगे, पर अगर नहीं हुआ तो फिर